नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने मैथ 2 के लिए इंटरेस्ट दिखाया और बहुत डिमांड किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ 2 के ऑडियंस ज़्यादा हैं और ज़्यादातर लोग मैथ 2 के वीडियोस को चाहते हैं। और आज मैंने जो आपसे पोल के थ्रू राय ली थी, उसमें भी आप लोगों ने मैथ 2 को ज़्यादा से ज़्यादा वोट किया है। तो अब मैं मैथ 2 पे ज़्यादा फोकस करूँगा और कोशिश करूँगा कि वीडियो एडवांस में लेके आऊँ। जो वीक 2 थोड़ा-सा लेट हो गया है, बट अब मैं वीक 3 को जल्दी लाऊँगा और कोशिश करूँगा वीक 4 के लिए भी पहले ही ला दूँ आपको। इसी नेक्स्ट वीक में ही वीक 4 भी ला दूँ, जिससे कि आपका क्विज़ 1 की प्रिपरेशन के लिए अच्छा टाइम मिले। और ऐसा ही अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत सारे पीवाईक्यूज़ एंड और भी डाउट सेशंस मैथ 2 के लिए मैं लाऊँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ेवरेट सब्जेक्ट के लिए मैं कंटिन्यू रहूँ, तो इस तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखाइए। और तो मुझे लगेगा कि आप इस सब्जेक्ट को चाहते हो, कि मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं अब मैथ 2 पे ज़्यादा ध्यान दूँगा। थैंक यू फॉर योर डिमांड एंड सपोर्ट। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम मैथ 2 के वीक 2 के फर्स्ट लेक्चर की समरी और फर्स्ट एक्टिविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करें और हम उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट आई थी, उसका क्वेश्चन हम इस वीडियो के लास्ट में कवर करेंगे। क्लियर नहीं हो पाया था, किसी का कमेंट आया था कि एक क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया था उसको लास्ट वाले वीक में, वीक 1 का। तो उस क्वेश्चन को हम इसके पूरे कंप्लीट करने के बाद ये फर्स्ट लेक्चर को लास्ट में उसको लेंगे। ओके, तो पहले हम ये कवर करते हैं लेक्चर 2.1। इसमें डिटर्मिनेंट को आगे कंटिन्यू किया है सर ने, डिटर्मिनेंट पार्ट 3। ओके, आइए देखें क्या क्या मेन पॉइंट सर ने बताया है। फॉर ए 1x1 मैट्रिक्स ए द डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड बाई ए। अगर 1x1 मैट्रिक्स है तो जो डिटर्मिनेंट होगा एक ही एलिमेंट है वही होगा। डिटर्मिनेंट जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है, एक फिक्स नंबर है जो एक मैट्रिक्स के साथ असाइन होता है। इससे उस मैट्रिक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज का पता चलता है। तो अब चूंकि 1x1 मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है तो वही उसका डिटर्मिनेंट होगा। n×n मैट्रिक्स के लिए जो होगा डिटर्मिनेंट, उसके माइनर्स एंड कोफैक्टर से किस तरीके से डिफाइन होते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में देख लिया है, पिछले वाले वीक में। तो ये चीज़ें मैं अगेन एंड अगेन कवर नहीं करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज़ आपको पता है। तो जो मेन टॉपिक है, मेन चीज़ें हैं जहाँ पर दिक्कत हो रही है, उस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। The ijth minor is the determinant of the submatrix found by deleting the ith row and jth column। आप सबको पता है, अगर एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें जिस आई एंड जे की बात हो रही है, अगर उस आई एंड जे यानी रो एंड कॉलम को हम डिलीट कर दें तो बची जो सब मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है उसी को माइनर बोलते हैं। और को फैक्टर के लिए हम उसके साथ एक प्लस या माइनस का साइन असाइन होता है, और ये डिसाइड होता है उसके कोफिशियंट में। अगर आप -1 की पावर i प्लस जे कर दें तो, अगर इतना नहीं अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज प्लस, अगेन माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता है। दिस विल बी माइनस देन प्लस देन माइनस, दिस इज माइनस देन इट विल बी प्लस देन इट विल बी माइनस देन इट विल बी प्लस। तो इस तरीके से प्लस माइनस चलता है साइन। तो अगर हम साइन के साथ माइनर को लिखते हैं तो वो कोफैक्टर कहा जाता है। इसी को अलजेब्रिक मेथड में जो डेफिनेशन में ऐसे डिफाइन किया गया है, समेशन ऑफ -1 टू द पावर 1 प्लस जे a1 एंड m1j, लाइक दैट। ये आप समझ लेना, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग एनी रो और कॉलम, एक्सपेंशन करना जो है एनी रो एंड कॉलम के लिए, वो सेम चीज़ें माइनर के साथ वो को फैक्टर लगा के समेशन किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप समझते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। मेन चीज है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेंटिटीज। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है डिटर्मिनेंट का, वो देखते हैं। देखिए, दो मैट्रिक्स अगर ए और बी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है तो जो उसका डिटर्मिनेंट होगा वो उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्लियर, आगे चलते हैं। स्विचिंग टू रोज एंड कॉलम्स चेंजेस द साइन। अगर आप किसी भी दो रो या कॉलम को चेंज करते हैं, स्विच करते हैं, तो उनका डिटर्मिनेंट का साइन चेंज होगा। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स ए है और इसमें तीन कॉलम है, C1 C2 और C3, तीन कॉलम है सपोज दैट।
अब हमने इसको स्विच कर दिया, हमने C2 यहाँ कर दिया, C1 यहाँ कर दिया और C3 यहाँ कर दिया। तो अब क्या होगा, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, जैसे इसका डिटर्मिनेंट ये मैट्रिक्स B हो गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। क्लियर, एक रो कॉलम स्विच किया गया है। ऐसे ही अगर हमने कॉलम को स्विच किया है, सपोज सॉरी ये कॉलम का एग्जांपल हो गया, अगर हम रो का एग्जांपल लेते हैं, रो 1 रो 2 दो हैं और हमने एक मैट्रिक्स बनाई है जिसका हमने रो 2 ऊपर कर दिया, रो 1 नीचे कर दिया है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी माइनस ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। क्लियर, ओके, आई होप इट इज क्लियर। आगे चलता हूं, कह रहा है एडिंग मल्टीपल्स ऑफ ए रो टू अनदर रो लीव्स द डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड। बहुत ही बढ़िया बात है, इसको आप अच्छे से समझिए। रो या कॉलम दोनों पे लागू होता है। इसी चीज को अगला सब प्रॉपर्टी करके बताया कि कॉलम में भी सेम चीज लागू होती है। तो रो और कॉलम दोनों के लिए आप इस चीज समझिए। अब पहले मैं रो का लेता हूं, R1 R2 R3 एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है A। दूसरा आपने मैट्रिक्स बनाया B और क्या किया, इसमें आपने R1 सेम रखा, R2 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और R3 ये हो गया। ये चीज भी आगे आएगी, मैं अभी बता देता हूं कि R2 में अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B होगा वो A का डबल हो जाएगा। किसी भी रो या कॉलम में, एक रो या एक कॉलम में अगर आपने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसके डिटर्मिनेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर आपने पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो उसके डिटर्मिनेंट में उतना बार, अगर मैट्रिक्स n साइज का है, n बाई n का है, तो n टाइम्स स्केलर से मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 से हमने एक रो में किया है तो डिटर्मिनेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने R1 प्लस 2R2 कर दिया है और ये R2 ही है, मतलब आपने एक रो में दूसरे रो के मल्टीपल को ऐड कर दिया। 2R2 करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2R2, आप R2 भी कर सकते हैं, R3 भी R2 भी कर सकते हो, 3R2 भी कर सकते हैं, 5R2 कुछ भी कर दिए स्केलर के साथ अगर ऐड कर देते हैं तो फिर डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं होगा। सेम चीज कॉलम पे भी लागू होती है, कॉपी पेस्ट। आगे चलते हैं। Scalar multiplication of a row by a constant t multiplies the determinant by t। अभी मैंने कवर किया है तो मैं सोचता हूं आपको ये चीज क्लियर होगी। सेम चीज कॉलम पे भी लागू होती है, अगर एक कॉलम में आप t से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाई बाई t। ओके, कंप्यूटेशनल टिप क्या है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स विद ए रो और कॉलम ऑफ 0 इज 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक पूरा रो 0 है या एक पूरा कॉलम 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इन विच वन रो और कॉलम इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर रोज, उसका भी 0 हो जाएगा। मतलब कि ऐसे अगर एक रो है 1 2 3 और दूसरा रो इसका जो है लीनियर कॉम्बिनेशन, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो होगा 2 4 और 6, ऐसा है तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। सेम चीज कॉलम पे भी लागू होती है, क्योंकि जिससे वो जिसका मल्टीपल है वो उसी से मल्टीप्लाई करके अगर हम इसमें माइनस कर दें तो फिर ये 0 0 कन्वर्ट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि अगर रो या कॉलम 0 हो जाए सब तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो उसी मेथड के थ्रू अगर ये एक रो या एक कॉलम किसी दूसरे रो या कॉलम का मल्टीपल है तो फिर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो बाय ए कांस्टेंट t मल्टीप्लाइज द डिटर्मिनेंट बाय t। करेक्ट। While computing the determinant, you can choose to compute it using expansion along a suitable row or column। suitable row और column कहने का मतलब कि आप कोई भी रो या कॉलम से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और सुटेबल का मतलब ये हुआ कि आप देखिए इजी कहाँ से होगा, इजी उसमें होगा जहां पर ज्यादा जीरो हो। किसी रो में अगर एक एलिमेंट है और 2 जीरो हैं तो आपको इसको आप बेस लेकर के कैलकुलेट करना डिटर्मिनेंट सही होगा, क्योंकि आपके 2 ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, सिर्फ एक बार आपको कैलकुलेशन करना होगा। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर पार्ट खत्म होता है, थ्योरी पार्ट खत्म होता है, और अब हम स्टार्ट करेंगे जो है एक्टिविटी क्वेश्चन। यहाँ तक की वीडियो अगर आप पसंद आई हो तो इसी बात पर लाइक कर दो। एक्टिविटी फुल इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट, चलो शुरू करते हैं।
एक्टिविटी 2.1, ओके, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 2.1 थोड़ा छोटा है, हाँ, ओके। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इफ पी क्यू आर दिया हुआ है, where Mij is the minor with respect to the I and jth entry, then choose the set of correct options. Determinant of A is equal to क्या होगा, आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये सुटेबल रो कॉलम मुझे लग रहा है, सुटेबल कॉलम यहाँ पर जो है 2 0 हैं, 1 2 है, तो हम इसी के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो साइन क्या होगा इसका बताइए, 2 क्या साइन क्या होगा, ये होगा प्लस तो ये होगा माइनस, तो -2 होगा, -2 इंटू, अब हम इस रो और इस कॉलम को नजरअंदाज कर देंगे, तो अब हमारा क्या होगा 2 1 जा 2 एंड -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2, तो डिटर्मिनेंट आ गया -2, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि P इज नॉट इक्वल टू Q, P क्या है भाई, देखिए P क्या कर रहा है कि -1 इंटू M11, देखिए अगर हम ये लेते हैं डिटर्मिनेंट के लिए, कह रहा है कि -1 M11 M12 और M13, ये फर्स्ट रो को जो है बेस मान के चल रहा है, तो पहले वाले का साथ प्लस का साइन होगा, अब चूंकि ये डिजिट ही माइनस में है तो ये -1 होगा, M11 होगा, 2 के साथ माइनस साइन एसोसिएट होगा, एंड 0 के साथ प्लस लिखो या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर P जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A को दर्शाता है, Q जो है वो लिया है वो 2 1 और 2 2 और 2 3, सेकेंड रो को उसने बेस लिया है, इसमें 2 के साथ जो है माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो -2 M21 +0 M22 एंड +1 क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, अब चूंकि ऑलरेडी डिजिट माइनस में है तो माइनस एंड माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर P और Q इक्वल होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एंड हम R को देखते हैं, R हमारा 3 1 3 2 3 3 यानी थर्ड रो को लिया है, थर्ड रो के साथ प्लस साइन होगा, माइनस साइन होगा और ये होगा प्लस साइन, तो प्लस होगा, अब डिजिट माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा, -1 M31 और 0 के साथ -32 होगा एंड 1 के साथ +131 होगा, तो R भी हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A दिखाता है, तो R भी सेम है, यानी P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R सही है, और ये गलत होता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सपोज फॉर ए रियल 3x3 मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट ए रियल 3x3 मैट्रिक्स P सच दैट जो D है इज इक्वल टू P इंटू A इंटू P यूनिवर्स इज ए रियल 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। सपोज डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब केवल डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी सब 0 होगा। चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस। करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि A का डिटर्मिनेंट P के बराबर होगा, A का साइज P के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स को, तो बराबर होने का साइज कहने का मतलब ये हुआ कि अगर P हमारा 3x2 है तो A हमारा 2x3 होना चाहिए, और फिर P हमारा 3x2 होगा, P यूनिवर्स 3x2 नहीं होगा, इसमें रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इस केस में हमें अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं देन डायगोनल मैट्रिक्स में तो डायगोनल है तो इसका मतलब स्क्वायर ही होगा, तो ये भी 3x3, हाँ ये भी 3x3 एंड ये भी 3x3, ये होगा साइज ऐसे होगा। तो P का डिटर्मिनेंट A के बराबर जरूरी नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ D, हाँ ये होगा। इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे आइए देखते हैं। तो ये मैं डी मैट्रिक्स इसके बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू A इंटू P इनवर्स, ये हो जाएगा। और किसी भी प्रोडक्ट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी यूनिवर्स, ओके। एंड पी यूनिवर्स को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 1 अपॉन पी, ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, ये होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी, और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिक्स डी। अगर दो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम हो रहा है तो क्या जरूरी है कि वो मैट्रिक्स भी इक्वल हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट सेम हो रहा है तो मैट्रिक्स इक्वल जरूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर P है और P यूनिवर्स है तो ये मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू A आना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब होगा जब P इंटू पी इनवर्स इस तरीके से हो। हमने ये पढ़ा था प्रॉपर्टीज में कि A इंटू बी मैट्रिक्स, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट A इक्वल होगा B इंटू ए के, मतलब A इंटू बी, बी इंटू ए जरूरी नहीं कि बराबर हो। तो और मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा था कि अगर a इंटू बी इंटू सी है, इसका मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं a इंटू बी इंटू सी पहले करके फिर a से मल्टीप्लाई करें, या a इंटू बी पहले करके फिर c से मल्टीप्लाई करें, ये सीक्वेंस चलेगा, ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं अलाउड है कि a इंटू बी इंटू सी है इज इक्वल टू a इंटू सी इंटू बी हो जाए, हम सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। ऐसे चलेगा। ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज या कोई प्रॉपर्टीज नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में ये लागू होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो P इंटू ए इंटू पी इनवर्स है, इसमें P इंटू ए पहले कर दो फिर P इनवर्स, अगर ये P और P इनवर्स साथ में होता है तब तो ये कैंसिल होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है और A बराबर D आ जाता है, लेकिन इस तरीके से सीक्वेंस अलग है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स A मस्ट बी इक्वल टू मैट्रिक्स D। ओके, नेक्स्ट करा कि इफ D इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन A मस्ट बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये प्रूफ करना होगा, आइए करते हैं। करा कि अगर D हमारा I है तो A भी हमारा I होगा, ये बताओ। चलो इसको करते हैं। तो D हमारा हो गया I, D इज द I, यानी कि P इंटू A इंटू पी इनवर्स इज इक्वल टू I। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं P में, मतलब हम इसके P आगे जो है P से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा P इंटू ए इंटू पी इनवर्स इंटू पी, इसमें आगे P से कर दिया, यहाँ भी I इंटू पी से कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, P इंटू ए जो हो गया, ये P और P यूनिवर्स मिल करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा P। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा P इंटू ए, और ये हो गया P। तो P इंटू ए करने पर P हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्रूफ हो गया। ए P से में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सेम हमें मिल रहा है, इसका मतलब कि A हमारा जो है वो 1 के बराबर है, स्केलर 1, स्केलर 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों कि चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। इफ ए बी इज इक्वल टू 0 देन वन ऑफ द मैट्रिसेस बिटवीन ए एंड बी मस्ट हैव डिटर्मिनेंट 0। देखिए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हम दो चीजों का गुणा कर रहे हैं और वो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब होता है कि उसमें से कोई ना कोई एक जो है 0 है। दो का प्रोडक्ट अगर 0 रहा है इसका मतलब कोई एक 0 है। मैट्रिक्स के केस में क्या होता है दोस्तों कि मैट्रिक्स कभी कभी देखने पे आपको बड़ी ही हैवी बड़ी मैट्रिक्स लगेगी, बट जरूरी नहीं कि वो बड़ी हो। मैट्रिक्स देखने में बाहर से उसका शकल सूरत बड़ा मैट्रिक्स लगेगा, लेकिन हो सकता है वो अंदर से खोखला हो, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो। डिटर्मिनेंट बहुत ही यूजफुल फैक्टर होता है मैट्रिक्स के केस में। मैट्रिक्स बड़े ही बड़ा चौड़ा बना दिया, लेकिन उसका जो है 2 रो या 2 कॉलम को अगर एक दूसरे का मल्टीपल कर दिया तो डिटर्मिनेंट होकर जाता है 0। और जब डिटर्मिनेंट 0 होता है उससे किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो डिटरमिनेंट जीरो का मतलब दैट मैट्रिक्स इज जीरो। दिखने में वो मैट्रिक्स दिख रहा है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, बट एक्चुअल में उसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। तो उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में तो जीरो हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब कि अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, कहने का मतलब कि उसमें से कोई ना कोई एक जो है वो डिटरमिनेंट जीरो शेयर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट करा कि ए बी इज इक्वल टू जीरो, देन बोथ द मैट्रिसेस ए एंड बी मस्ट हैव डिटरमिनेंट जीरो। नहीं, बोथ का जरूरी नहीं है, एक जरूरी है, जीरो होगा तो हो जाएगा, बोथ का जरूरी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट करा कि इफ ए बी इज इक्वल टू 3 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स where I denotes the identity matrix order 3, then determinant of A is equal to 3 upon determinant of B। ओके, देखिए A और B दो मैट्रिक्स हैं, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वह 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा बताइए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं, सपोज दैट हम इस एग्जांपल में ऑर्डर 3 लिखा हुआ है, ऑर्डर 3 का ही ले लेते हैं। तो ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 हो, बाकी 0 हो। तो 3 इंटू आई के केस में क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। ओके, तो जब आप डायगोनल मैट्रिक्स का जो होता है डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। और आप देख रहे हैं कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई होता है नंबर से, अगर जितने रो या कॉलम है उतनी बार उससे डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई होता है। इसका डिटरमिनेंट 27 आना ही था, यहाँ से भी और यहाँ से भी, कैसे भी आप कर सकते हैं। और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट हो जाएगा इसका 27, और इसका होगा डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। दो प्रोडक्ट है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो होगा दैट विल बी 27 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू 3i वेयर आई डिनोट्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3, देन बोथ ए एंड बी मस्ट हैव नॉन जीरो डिटरमिनेंट। हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर एक का डिटरमिनेंट जीरो होगा तो टोटल जीरो कर देगा। तो इसका मतलब ये इसका जो डिटरमिनेंट आ रहा है वो 27 आ रहा है, ए एंड बी का, ए एंड बी का डिटरमिनेंट 27 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। Consider a matrix A is divisible by 6, then choose the set of correct options। A plus B plus C जो है divisible by 6 है। ओके, और ये मैट्रिक्स बना दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लो, चलो C1 C2 और C3 कॉलम वाइज ले लेते हैं। तो हम कर देंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ऊपर हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, नीचे भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ओके, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा बी सी ए, और थर्ड कॉलम हो जाएगा सी ए बी। ओके, तो ये करने पे ये आ गया, और इसका कोई डिटरमिनेंट में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के हिसाब से अगर हमने कॉलम को उसमें ऐड किया है C1 C2 C3 तो डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता है। तो इसके डिटरमिनेंट जो होगा, ये मैट्रिक्स ए है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, तो बच गया जो मैट्रिक्स 1 1 1 बी सी ए बी। ओके, अब ये मैट्रिक्स मान लेते हैं बी है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी। इसका डिटरमिनेंट, अगर ये मैट्रिक्स बी हमने मान लिया तो इसका हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी से इसमें मल्टीप्लीकेशन है, और ये बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 6। तो ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो भी 6 से डिविजिबल हो जाएगा, और 6 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 6 के डिविजिबल का ये रूल है, जो भी 6 से डिविजिबल होता है वो 2 और 3 दोनों से होता है। तो ये ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सही हो जाएंगे। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नहीं हुआ कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए मैट्रिक्स से ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वेयर आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू आई, देन फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो आज बना लेते हैं A 1 1। तो 1 1 में i की जो वैल्यू है वही होगी, यानी 1 1 में हो जाएगी 1,
1 2 में भी होगी 1, 1 3 में भी होगी 1। ओके, एंड 2 1 में हो जाएगी 2, 2 2 में 2, 2 3 में 2, 3 1 में 3, 3 2 में 3, 3 3 में 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो अब हम देख रहे हैं ये 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है। अब हम करते हैं R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 अगर हम इसमें लगा देते हैं, R2 में से डबल करके R1 को माइनस करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 0 0 एंड 0। और जैसे ही एक रो या एक कॉलम पूरा 0 होता है, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट में कह रहा है कि ए मैट्रिक्स है डेल्टा आई जे बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 वेयर डेल्टा आई जे जो है आई इंटू जे है। तो डिटर्मिनेंट निकालना है। चलो, तो 1 1 का हो जाएगा, मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 1 है तो 1 हो जाएगा, 1 2 है तो 2 हो जाएगा, 1 3 है तो 3 हो जाएगा, 2 1 है तो 2 होगा, 2 2 है तो 4 होगा, 2 3 है तो 6 होगा, 3 1 है तो 3, 3 2 है 6, 3 3 9। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। हम क्या अप्लाई करते हैं, ये देख रहे हैं कि ये 1 2 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, 3 3 जा 6 है। हम कर देंगे कॉलम 2 माइनस 2 कॉलम 1, कॉलम 2 में से कॉलम 1 का डबल करके माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 होगा 0, 4 माइनस 4 होगा 0, 6 माइनस 6 हो जाएगा 0। और जैसे ही एक रो या एक कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। गेट इट। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिसेस। 1 मिनट। ओके ओके, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी 3 मैट्रिक्स हैं, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। देखिए इसमें क्या किया है, 13 14 15 16 17 22, 16 17 22 13 14 15, इसमें क्या किया है, मैट्रिक्स बी में 19 20 21, इसका एक कॉलम एक रो को स्विच कर दिया है। ए रो नंबर 2 को रो नंबर 1 बना दिया, रो नंबर 1 को रो नंबर 2 कर दिया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि स्विच करने पर साइन चेंज होता है डिटर्मिनेंट का, हमें पता है रो एंड कॉलम का। तो ये इक्वल है, ये गलत है। ए इज इक्वल टू माइनस डिटर्मिनेंट बी, ये सही है। सी का क्या सीन है, देखिए सी में 4032 4034 4044, डिटर्मिनेंट ऑफ बी में मैट्रिक्स बी में के फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। सेकंड 13 14 15 19 20 21, सेकंड सेम है। तो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो होगा वो हो जाएगा, इसका फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। तो इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये सही है क्योंकि इज नॉट इक्वल टू लिखा है, माइनस साइन लाके इक्वल टू 2 ऑफ डिटर्मिनेंट बी है, तो उसके अलावा जो भी है उसके नॉट इक्वल टू होगा। तो ये नॉट इक्वल टू यानी कि ये ऑप्शन सही है। करेक्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस 2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए इसका जो है रो को स्विच करके बी बना था, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ सी है 2 इंटू माइनस 2 ऑफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा वो ए का माइनस है, क्योंकि उसमें रो स्विच हुआ है, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो होगा वो हो जाएगा -2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये ऑप्शन भी सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए ए 3x3 रियल मैट्रिक्स है, और उसमें जो है ये मैट्रिक्स नहीं बनाया है, यहाँ पर आपको मेंशन किया है कि कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3, 3 कॉलम है ऐसे, C1 C2 C3 का मतलब कॉलम है, मैट्रिक्स नहीं बनाया यहाँ पे। 3x3 का मैट्रिक्स आप एज्यूम कर लो, उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम है। So where Ci represent the ith column of the matrix A. Now let us consider the following set of matrices A1 A2 A3 A4 बनाया। Which of the matrices have the same determinant as that of A? जो A के बराबर होंगे कौन से मैट्रिक्स है। देखिए A1 कह रहा है कि C1 है एंड C2 में 5 C3 किया है, कॉलम नंबर 3 में 5 का मल्टीप्लाई करके और C2 में ऐड कर दिया है।
तो हम ये जानते हैं किसी भी स्केलर का मल्टीप्लाई करके किसी भी रो या कॉलम में अगर ऐड करते हैं तो डिटरमिनेंट अनचेंज्ड होता है। तो A1 बराबर होगा A के। A2 में कह रहा है कि C1 में C2 ऐड किया है और C3 ऐड किया है और C2 C3 अलग अलग कॉलम है, तो ये भी बराबर होगा। इसमें हमने C2 और C3 के मल्टीपल एक से का मल्टीपल करके ऐड किया है, तो ये भी डिटरमिनेंट अनचेंज्ड होगा। A3 में क्या किया है कि C1 C2 प्लस 5C3 सही है, लेकिन C3 को उसने टोटल 0 कर दिया है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऐसा करेंगे तो डिटरमिनेंट चेंज हो जाएगा, डिटरमिनेंट टोटल 0 ही हो जाएगा, तो ये गलत है। A4 में क्या हुआ है कि C1 प्लस C2 किया है, ओके, C2 प्लस C3 किया है, ओके, फिर C3 प्लस C1 कर दिया है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट बराबर नहीं हो, क्योंकि अब आपका C1 जो है वो मॉडिफाइड हो रखा है। देखिए तो आपका सेम C1 कॉलम नहीं है, पहले आपने C1 में C2 कॉलम ऐड किया, ओके, फिर C2 में C3 का ऐड किया, वो भी सही था। C3 में फिर आपने C1 ऐड किया, लेकिन C1 अब आपका मॉडिफाइड हो रखा है, वो C1 प्लस C2 हो रखा है, लेकिन आपने सिर्फ C1 ऐड किया, तो ये डिटरमिनेंट जो है A4 का वो इक्वल टू A के नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती तो हम मानते हैं कि बराबर है, लेकिन इसमें प्लस C1 करके ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर दिया, या प्लस C1 प्लस C2 भी अगर ये होता तो हम मान लेते हैं कि अब इसने C1 को इसमें ऐड कर दिया तो अनचेंज होता, लेकिन सिर्फ C1 ऐड किया गया है, इसका मतलब कि कुछ इसमें अनचेंज हुआ है मैट्रिक्स में, तो अब ये इक्वल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। डिटरमिनेंट ऑफ A3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। डिटरमिनेंट ऑफ A3, चूंकि कॉलम पूरा 0 हो गया है तो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट 0 होगा A3 का, तो कह रहा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये ऑप्शन गलत है। डिटरमिनेंट ऑफ A3 इज इक्वल टू 0 ऑप्शन सही है। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ A4 इज इक्वल टू डबल ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कि A4 का जो डिटरमिनेंट है A का डबल है। कैसे, आइए देखते हैं। A4 में हमारा क्या हो गया है, वो हो गया है C1 प्लस C2, C2 प्लस C3 एंड C3 प्लस C1, ठीक है, A4 हमारा ये हो गया। तो अब हम A4 के लिए हम कह रहे हैं ये हमारा कॉलम है, कॉलम को हम K से कर देते हैं डिनोट समझने के लिए, क्योंकि C ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो K से करते हैं, K1 कॉलम 1, K2 कॉलम 2 एंड K3 कॉलम 3। तो हमारा A4 में के लिए हम करेंगे K1 प्लस K2 प्लस K3 और फिर K2 और K3 सेम रखेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। कॉलम 1 का इसे ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा C1 और C1 2C1 हो जाएगा, प्लस C2 और C2 2C2 हो जाएगा, और C3 एंड C3 प्लस 2C3 हो जाएगा, और C2 हो जाएगा C2 प्लस C3, और ये हो जाएगा C3 प्लस C1। ओके, तो अब हम जो देखेंगे कि इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हो जाएगा C2 प्लस C3, और ये हो जाएगा C3 प्लस C1। तो ये हम देख रहे हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स है हमारी वो A से बनी हुई है, A के बराबर है इसका डिटरमिनेंट। कैसे, इसमें हम कर देते हैं C2 में C3 को ऐड कर देते हैं, C3 में C1 को ऐड कर देते हैं, और फिर C1 में हम C2 को ऐड कर देते हैं, तो C2 प्लस C3 ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके का जो फॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स A से हम बना सकते हैं, और इसका डिटरमिनेंट अनचेंज होगा, यानी मैट्रिक्स A के बराबर होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो A4 का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमने 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया है एक कॉलम से, और ये जो अंदर की फॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स A से बन सकती है। कैसे बनेगी एक बार फिर से मैं आपको एलोबरेट कर देता हूँ। मैट्रिक्स A में आपका है C1 C2 C3 है, आप C2 में C3 को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C2 प्लस C3, C3 में C1 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा C3 प्लस C1, और C1 ऑलरेडी है तो C1 में अब C2 को ऐड करिए, तो ये हो जाएगा
C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फॉर्मेशन मैट्रिक्स ए से बन जाएगी, उसका डिटरमिनेंट अनचेंज होगा, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। ओके, और यहां से ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ ए 3x3 लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए आर 1 2 3, कहने का मतलब ये हो गया, एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी जो डायगोनल एंट्री है 1 है, 2 है, 3 है, बाकी ये 0 है। ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है आपको पता है, इसके डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। देन फाइंड द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये। तो हम इस इक्वेशन को पहले बनाते हैं, फिर देखेंगे डिटर्मिनेंट करा है ए माइनस एक्स आई। ए हमारा जो है मैट्रिक्स होगा 3x3 का, हाँ 3x3 का है ना ये, यही तो है ये। और एक्स आई जो होगा माइनस आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा एक्स 0 0 0 एक्स 0 एंड 0 0 एक्स। ठीक है, ए के जगह पर हम सेम चीज ये रख देते हैं। चलो, ए की जगह पे हम ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 2 0 एंड 0 0 3। यहाँ 0 0 नहीं होगा, यहाँ पर सम एलिमेंट्स होंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पर कुछ होगा। तो अब जो मैट्रिक्स बनेगा, सपोज दैट इसको माइनस करने से मान लेते हैं हमारा बी बनेगा, वो होगा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, और उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे होंगे 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स, ये 0 होंगे, और यहाँ पर समथिंग समथिंग होगा। तो चूंकि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, यहाँ की इक्वेशन की बात कर रहा है, ये डिटर्मिनेंट लिया है इसकी, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके डायगोनल एंट्रीज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, यानी कि 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा ये बन गया। देन फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हमारा ये बन गया, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात हुई तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 हमारा इक्वेशन होगा। अब इनके रूट्स का सम निकालना है, तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे। अब 1 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसमें से एनी वन ऑफ द 0। तो इनके रूट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। अगर x माइनस 1 0 है तो x बराबर 1 हो गया, 2 माइनस एक्स 0 है तो x बराबर 2 हो गया, 3 माइनस एक्स 0 है तो x बराबर 3 हो गया। तो इसके रूट्स हो गए 1 2 एंड 3, तो इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 3 6, तो ये हो गया 6। तो यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन हो गए। आपका यहाँ तक बना रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे आपको यहाँ पे थैंक यू कहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले मैं एक भाई का क्वेश्चन आया था कमेंट में, वो सॉल्व करूंगा। तो मुझे यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेने दीजिए और एक मैं उनको क्वेश्चन उठाता हूँ। क्या था, 1 मिनट। हाँ, तो ये है एक्टिविटी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये किसी ने पूछा था, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कंसीडर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, चूज द सेट ऑफ करेक्ट ऑप्शंस। ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें एबव सिस्टम को, तो x में क्या आएगा, x में आएगा जो इसका x1 और x2 है, x1 और x2 आ जाएगा, दो वेरिएबल है। a में क्या आएगा, ये पूरी मैट्रिक्स आएगी, जैसे जैसे लिखा है सेम वैसे आएगा, यानी 2 3 माइनस 4 k 4 6, और b में आएगा 6 d 12। तो इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ए हमारा है 3x2 का मैट्रिक्स है, 3x2 का मैट्रिक्स है, और x हमारा है 2x1 का मैट्रिक्स है। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो इसके 2 सेम है, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 3x1 का मैट्रिक्स। तो ये 3x1 का मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम अरेंजमेंट रहेगा, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ऑप्शन नंबर 1 में। ओके, ऑप्शन नंबर, क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन इफ k इज इक्वल टू -3 एंड d इज इक्वल टू 0। चलो, k इज इक्वल टू अगर -3 हम लिख देते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 3 -2 -3 4 एंड 6। ओके,
और डी हम 0 रख देते हैं। तो डी 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 6, 0 एंड 12। तो अभी हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले में है 2, 3, तो ये 2 एंड 3 वैल्यूज हैं, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। थर्ड रो में देखिए 4 एंड 6 है, यानी कि इसका डबल हो गया, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 हो गया है, तो रिजल्ट भी हमारा 12 आ रहा है, 6 का डबल हो रहा है। थर्ड में क्या है, बीच वाले रो में क्या है कि -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2 का -2 है, 3 का -3 हुआ है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए 6 का -6 होना चाहिए। तो -6 ना होकर डी इज इक्वल टू 0 कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि सेम वैल्यू के लिए एक बार आंसर 6 आ रहा है एंड सेम वैल्यू के लिए एक आंसर जो अलग आ रहा है। -6 होता तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -6 होता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर सेम वैल्यू के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर दिख रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब कंट्राडिक्शन हो गया। कंट्राडिक्शन का मतलब कि सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन इसका सही सही हमें नहीं मिलेगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ओके। नेक्स्ट कह रहा है कि द सिस्टम हैज ए यूनिक सोल्यूशन इफ के बराबर 3 हो जाए और डी बराबर 0, डी बराबर 0 है और के बराबर सिर्फ 3 हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो और -2 है और ये 0 है, कहने का मतलब कि ये 2 और 3 पे 6 है, 4 और 6 पे 12 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये -2 और 0 हो रहा है, तो ये हो रहा है 0, के बराबर 3, 0 नहीं, के बराबर 3 हो जाए, -2 और 3 हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस हो गया ना, इसमें दोनों साथ में माइनस नहीं हो रहा है, सिर्फ एक माइनस हो रहा है, तो हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो अब ये हमारा जो है यूनिक सोल्यूशन बनता है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है और ये जो है दोनों मतलब लाइन जो है वो अलग अलग है, दोनों की वैल्यू, तो दोनों की वैल्यू भी अलग आ रही है, तो अब हमारा सोल्यूशन यूनिक आएगा। कोई एक ऐसा सोल्यूशन आएगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करे, तीनों लाइन सेटिस्फाइड होंगी। ये लाइन और फर्स्ट और थर्ड लाइन तो एक दूसरे का कॉमन ही है, उसका डबल हो गया जस्ट, तो फर्स्ट एंड सेकंड सेम मतलब है। ओके, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड तो हो गया, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है द सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगर के -3 और 6 डी बराबर 6 हो जाए। ओके, मतलब ये -3 हो जाए और डी बराबर 6 हो जाए, तो कह रहा है कि ये मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। मेनी सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, अगर ये -3 हो जाए, यानी कि इसमें ऑप्शन में पहले वाले में 2 और 3 है तो 6 आ रहा है, फिर -2 और -3 हो रहा है तो भी 6 आ रहेगा, तब तो या तो -6 आता, तब तो हम इससे सही मानते हैं, या 6 आने का मतलब फिर से नो सोल्यूशन हो जा रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू के लिए अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब नो सोल्यूशन होगा, इस कंडीशन में भी नो सोल्यूशन होगा, लेकिन लिख रहा है कि मेनी सोल्यूशन, इसका मतलब ये गलत है। दिस सिस्टम है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इफ के बराबर -3 एंड डी बराबर -6, अगर ये हो जाए तो ये कह रहा है मेनी सोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वैल्यूज है, अगर 2 3 है तो 6 हो रहा है, -2 -3 पे -6 हो रहा है, उसका डबल कर दो 4 6 तो 12 हो रहा है, यानी कि हमारा जो तीनों इक्वेशन है वो बराबर हो जाएंगे, तीनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि एक बार माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब कुछ माइनस हो गया, दोबारा डबल से कर दो मल्टीप्लाई तो सब कुछ डबल हो गया, यानी यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही इक्वेशन है जो सही है, बाकी सब उसी के रूपांतरण है। तो 2x1 + 3x2 = 6, ऐसे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए x1 और x2 की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी, सीधी लाइन, उस लाइन पे जो भी पॉइंट होंगे x1 और x2 के, उन सबका जो होगा इस तरीके का जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन होगा वो 6 आएगा, तो इस केस में मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि तीनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन से डिराइव हो जाएंगे, एक मेन इक्वेशन हो गया और उस इक्वेशन में हमें और कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ 2x1 + 3x2 के बराबर 6 लाना है, तो x1 और x2 के बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे जो मिलकर के 6 देंगे। ओके, तो आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी इस एक्सप्लेनेशन से। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर अंत करता हूँ और वीक 2 के और वीडियो जल्दी ही आएंगे। लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, तो मेरा मैथ्स 2 पे ज़्यादा फोकस आएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।